गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ममता ने प्रधानमंत्री कैंडिडेट्स के लिए खड़गे का नाम सुझाया, केजरीवाल का समर्थन, अखिलेश चुप रहे। खड़गे बोले इस पर चुनाव के बाद चर्चा होगी। जी हां दोस्तों, इंडिया के नेताओं की चौथी बैठक यानी कि चौथी इंडिया अलायंस की बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली के अशोका होटल में हुई। इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव दिया। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। यह जानकारी बैठक के बाद एमडीएमके के सांसद वाइको ने दी। हालांकि दोस्तों, पीएम फेस के सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। पत्रकारों के सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा कि पहले हम सभी को लोगों को जीत कर आना है, पहले इस पर विचार करना होगा, इस पर काम करेंगे। अगर हमारे पास सांसद नहीं होंगे तो पीएम फेस के बारे में बात करके क्या करेंगे। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी के जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी काल में 255 सांसद हुए निलंबित, इनमें एक भी बीजेपी के नहीं। मनमोहन सिंह के 10 साल में 28 कांग्रेसी हुए थे सस्पेंड। जी हां दोस्तों, 17वीं लोकसभा का आखिरी शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सुर्खियों में है। पहले लोकसभा के सभी सुरक्षा घेरों को तोड़ 2 घुसपैठिए संसद के भीतर चले गए। यह संसद के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक थी। इसी सुरक्षा चूक पर बहस की मांग कर रहे विपक्ष के 141 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। इन सांसदों पर संसद की कार्यवाही में व्यवधान का आरोप लगाया गया है। निलंबित किए गए 11 सांसदों के मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा गया है। प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट के बाद इन 11 सांसदों पर आगे की कार्यवाही होगी। हालांकि दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब किसी विषय पर बहस की मांग कर रहे सांसदों पर कार्यवाही की गई है। मोदी शासन के दौरान 255 सांसदों पर अब तक निलंबन की कार्यवाही हो चुकी है। दोस्तों, यह मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान हुई निलंबन कार्यवाही के करीब 400% ज्यादा है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान करीब 59 सांसदों पर निलंबन की कार्यवाही हुई थी। इनमें कांग्रेस के सांसद भी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एलपीजी प्राइस नहीं मिलेगा 450 रुपए में सस्ता एलपीजी सिलेंडर, केंद्र सरकार ने ऐसी किसी भी घोषणा से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने राज्यसभा में कहा कि 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का उसका कोई इरादा नहीं है। भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने यह बातें कही। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार ने हाल ही में राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि क्या केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने पर विचार कर रही है। दोनों ही प्रश्नों का लिखित में जवाब देते हुए पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने ऐसी किसी भी घोषणा से इनकार करते हुए कहा कि भारत सरकार की ओर से 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की कोई घोषणा नहीं है। यानी कि दोस्तों, आपको सस्ता सिलेंडर नहीं मिलने वाला है। अगर इन चुनाव के बाद आप उम्मीद कर रहे थे कि सिलेंडर सस्ता मिलेगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा में 2/3 विपक्षी सांसद हुए सस्पेंड, गृह मंत्री अमित शाह ने फिर भी पेश किए 3 क्रिमिनल लॉ बिल। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन मंगलवार को 49 सांसदों के निलंबन के साथ ही लोकसभा में विपक्ष के अब तक 95 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। ऐसे में सदन में विपक्ष की ताकत घटकर 1/3 रह गई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने मौजूदा आपराधिक कानूनों क्रिमिनल लॉ बिल्स को बदलने के लिए 3 विधेयकों को संसद में विचार के लिए रखा है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिलों को लोकसभा में पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह तीनों बिलों पर बुधवार दोपहर 2:30 बजे लोकसभा में जवाब देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कंगना रनावत बीजेपी से लड़ेगी लोकसभा चुनाव, पिता बोले सीट का फैसला पार्टी करेगी। 2 दिन पहले नड्डा से मिली थी। जी हां दोस्तों, हिमाचल की रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत अगले साल बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। यह जानकारी उनके पिता अमरदीप रानौत ने दी है। उन्हें किस सीट से टिकट मिलेगा यह पार्टी तय करेगी। कंगना ने 2 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके कुल्लू स्थित घर पर मुलाकात की थी। कुछ दिन पहले कंगना के चंडीगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा भी शुरू हुई थी। इसमें उन्हें बीजेपी का अगला उम्मीदवार बताया गया था। हालांकि कंगना ने सोशल मीडिया पर इसे अफवाह बताया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंगना रनावत बीजेपी से काफी लंबे समय से जुड़ी हुई और मोदी जी की बहुत बड़ी प्रशंसक भी है। ऐसे में काफी पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि कंगना रनावत आने वाले चुनावों में बीजेपी का कैंडिडेट बन सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
स्पाइसजेट ने दिवालिया गो फर्स्ट को खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। एयरलाइन स्पाइसजेट ने मंगलवार को कहा कि उसने गो फर्स्ट का अधिग्रहण करने में रुचि व्यक्त की है और दिवालिया विमानन कंपनी की उचित जांच पड़ताल के बाद प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है। गो फर्स्ट ने प्रेंट एंड व्हीटनी इंजन समस्याओं के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के बीच 3 मई से उड़ान सेवाएं बंद कर दी थी। दोस्तों, कंपनी अभी दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। वहीं दोस्तों, स्पाइसजेट ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि उसने गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर के समक्ष रुचि व्यक्त की है। स्पाइसजेट के साथ संभावित संयोजन से एक मजबूत तथा व्यवहार्य एयरलाइन बनने की दृष्टि से जांच पड़ताल करने के बाद वह एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राज्यसभा से दिल्ली बिल हुआ पास, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा। लोकसभा से आज 49 सांसद सस्पेंड, दोनों सदनों से अब तक 141 सांसद हुए निलंबित। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का 12वां दिन आज समाप्त हो गया। राज्यसभा में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज यानी कि स्पेशल प्रिविलेजेंस सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023 पास कर दिया गया। यह बिल मानसून सत्र में लोकसभा में पास हो गया था। अब बिल को दस्तखत के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है। वहीं लोकसभा में 3 बिलों यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता पर चर्चा हुई। इस पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट का पहला मामला आने के बाद सरकार हुई अलर्ट, राज्यों को जारी कर दी एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि नए वेरिएंट JN.1 को लेकर चिंता है, जो चीन, सिंगापुर और USA के बाद भारत में भी मिल चुका है। इसकी वजह से मामलों के बढ़ने का अंदेशा है। लिहाजा आने वाले दिनों में त्योहारों को लेकर भीड़भाड़ के बीच राज्यों को हिदायत दी जा रही है कि ट्रांसमिशन कम से कम हो, इसको लेकर व्यवस्था करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सर्विलांस स्ट्रेटजी को अमल में लाएं और जिले के स्तर पर ILI और SARI के मरीजों की स्थिति रोजाना बताएं। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में जिलेवार तरीके पर टेस्टिंग बढ़ाएं। वहीं RT-PCR के पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें ताकि नए वेरिएंट की मौजूदगी का पता चल पाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शिवराज सिंह चौहान बोले, मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। मीडिया से 56 सेकंड की बातचीत में 5 बार कहा, जो पार्टी तय करेगी वो काम करूंगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के लिए जो भी भूमिका तय करेगी, पार्टी जो भी भूमिका मेरे लिए तय करेगी वह काम मैं करूंगा। मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। यदि आप किसी बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं तो पार्टी ही तय करती है कि आप कहां काम करेंगे। मीडिया के 56 सेकंड की चर्चा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने 5 बार कहा कि जो पार्टी तय करेगी वो काम करूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवराज सिंह का यह पहला दिल्ली दौरा है। दरअसल दोस्तों, वे नड्डा के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे और वहां उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों में करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट में 28% का आया उछाल। एक वर्ष में 32,934 करोड़ से बढ़कर हुआ 42,272 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स यानी कि बिना दावे वाली रकम मार्च 2023 तक बढ़कर 42,270 करोड़ रुपए पर जा पहुंची है। केंद्र सरकार ने संसद को यह जानकारी दी। 31 मार्च 2022 तक बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट 32,934 करोड़ रुपए था, पर एक साल में 28% के उछाल के साथ ये बढ़कर 42,272 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। IMF ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, सुनकर चीन के पेट में होने लगेगा दर्द। ग्लोबल इकोनॉमी में 16% से ज्यादा का योगदान। जी हां दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर यानी कि भारत आर्थिक मोर्चे पर दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश बना हुआ है। अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भारत की जमकर तारीफ की है। हाल ही में IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था के मामले में स्टार परफॉर्मर बताया है। भारत को अंतरराष्ट्रीय संगठन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में 16% से अधिक का योगदान देने वाला देश है। IMF ने यह भी कहा कि डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचे में सुधार की वजह से भारत का विकास दर मजबूत हुआ है। IMF ने भारत के मिशन नाडा चोएरी से कहा कि हम पिछले कुछ समय से भारत के मजबूत विकास दर पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि समकक्ष देशों से तुलना करें तो भारत का प्रदर्शन वाकई में काफी बेहतर रहा है और यह स्टार परफॉर्मर देने वाले देशों में से एक है। भारत सबसे तेजी से उभरते बाजारों में से एक है, ऐसा भी IMF ने कहा है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो कि विभिन्न देशों को अपनी जरूरतों के अनुसार लोन बांटने का काम करता है।
इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स ने 71,623 और निफ्टी ने 21,505 का हाई बनाया। एमएफसीजी पावर और बैंकिंग शेयर्स में तेजी रही। कोल इंडिया 6% से ज्यादा चढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में मंगलवार को नया ऑल टाइम हाई बनाया। आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 71,623.71 और निफ्टी ने 21,505 का स्तर छुआ। इसके बाद बाजार थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 122 अंकों की तेजी के साथ 71,437 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 27 पॉइंट्स की तेजी रही। ये 21,445 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में ही गिरावट देखने को मिली। एनर्जी, एमएफसीजी पावर और पीएसई शेयरों में तेजी रही, जबकि आईटी, ऑटो, मेटल और रियल्टी शेयरों में गिरावट देखने को मिली। कोल इंडिया के शेयर में आज 6.14% की तेजी रही। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे कमजोर होकर 83.19 रुपए पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को ईडी का नोटिस। लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, इस पर 30 करोड़ रुपए हड़पने का है आरोप है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को ईडी यानी कि परिवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। गौरी खान लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर है। इस कंपनी पर निवेशकों और बैंक का करीब 30 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। इस कंपनी की जांच के दायरे में गौरी खान भी आ रही है। गौरी खान को तुलसियानी ग्रुप ने 2015 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में तुलसियानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में एक फ्लैट मुंबई के रहने वाले किरीट जसवंत शाह ने 2015 में 85 लाख रुपए में खरीदा था। किरीट जसवंत शाह का आरोप है कि कंपनी ने उसको ना कब्जा दिया और ना ही रकम लौटाई। इसके बाद जसवंत शाह ने तुलसियानी ग्रुप के निर्देशक अनिल कुमार तुलसियानी, महेश तुलसियानी और गौरी खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लालू नीतीश को नहीं भाया ममता का प्रस्ताव, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आए। फिर सामने आई इंडिया गठबंधन की कलह। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली के अशोका होटल में संपन्न हुई। इस बैठक में विपक्षी दलों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधनों के बीच सीट शेयरिंग राज्य स्तर पर होगी। अगर कहीं यह फार्मूला काम नहीं करता है तो हम सभी इस मामले पर मिलकर फैसला लेंगे। लेकिन इस बीच यह भी खबर आई कि ममता बनर्जी ने पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ नाराजगी जताई है। जानकारी के मुताबिक टीएमसी खुश नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक बंगाल में सीट बंटवारे पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इसके बाद टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन के कई दलों ने सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीएमसी सांसद ने राहुल के सामने उपराष्ट्रपति की नकल उतारी। धनखड़ बोले मेरा अपमान किया। जाट एसोसिएशन बोला लोकसभा चुनाव में हिसाब लेंगे। जी हां दोस्तों, संसद की शीतकालीन सत्र के 12वें दिन मंगलवार को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर सदन के अंदर और बाहर खूब हंगामा किया। इस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी सदन के गेट पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारते कैमरे में कैद हो गए। खुद राहुल गांधी उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। जगदीप धनखड़ ने इस घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि यह मेरे लिए शर्म की बात है कि एक किसान, एक जाट और राज्यसभा सभापति के रूप में मेरा अपमान किया गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो शेयर किया। बीजेपी ने कैप्शन में लिखा, अगर देश सोच रहा है कि विपक्षी सांसदों को क्यों निलंबित किया गया तो ये कारण है। टीएमसी सांसद ने उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया, जबकि राहुल गांधी उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दक्षिणी तमिलनाडु में एक दिन में साल भर के बराबर हुई बारिश। 670 से 932 मिलीमीटर पानी गिरा। सीएम बोले 152 साल का रिकॉर्ड टूटा। जी हां दोस्तों, दक्षिणी तमिलनाडु में पिछले 2 दिन की बारिश से बाढ़ आ गई है। थुत्तुकुडी के जिले के कायलपट्टिनम में 18 से 17-18 दिसंबर के बीच 24 घंटे में 932 मिलीमीटर बारिश हुई। यहाँ एक साल में लगभग 700 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन यह एक साल की बारिश से भी ज्यादा बारिश हो गई है। लगभग यही स्थिति तुलेरवेल्ली, तेनकासी और कन्याकुमारी जिले में भी रही। इन जिलों में 670 से 932 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके कारण यहां लाखों लोग प्रभावित हैं। इंडियन आर्मी, नेवी के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
आईपीएल ऑक्शन 230.45 करोड़ में 72 खिलाड़ी बिके। स्टॉक सबसे महंगे केकेआर ने 24.75 करोड़ में खरीदा। 9 अनकैप्ड प्लेयर बने करोड़पति। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 17वें सीजन का मिनी ऑक्शन 8 घंटे तक चला। 10 टीमों ने 230.45 करोड़ में 72 प्लेयर्स को खरीदा। इनमें 30 विदेशी शामिल रहे। इस मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलियाई पेस जोड़ी पर रिकॉर्ड तोड़ बोली लगी। मिचेल स्टार्क को कोलकाता ने 24.75 करोड़ में खरीदकर फ्रेंचाइजी इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया। कमिंस को हैदराबाद ने 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा। ऑक्शन में 9 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी करोड़पति बने। इनमें यूपी के समीर रिजवी सबसे महंगे रहे, जिन्हें चेन्नई ने 8.40 करोड़ रुपए में खरीदा। झारखंड के विकेटकीपर बैटर तुषार कुशाग्र 7.20 करोड़ रुपए में दिल्ली का हिस्सा बने। हर्षल पटेल सबसे महंगे भारतीय रहे, उन्हें 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मोदी बोले विपक्ष ने विपक्ष में रहने का मन बनाया। कहा कुछ पार्टियां संसद सुरक्षा चूक को सपोर्ट कर रही, उनका यह आचरण बेहद खतरनाक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को संसद सुरक्षा चूक मामले पर विपक्ष को घेरा। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने स्थान पर बने रहने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेध मारी, कुछ दल एक तरह से उनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। यह सेधमारी की ही तरह खतरनाक है। भाजपा की संसदीय दल की बैठक संसद के लाइब्रेरी परिसर में हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अब समलैंगिकों को भी आशीर्वाद दे सकेंगे पादरी। पोप फ्रांसिस ने मंजूरी दी। 2 साल पहले समलैंगिक विवाह को पाप बताया था। जी हां दोस्तों, पोप फ्रांसिस ने आखिरकार रोमन कैथोलिक प्रीस्ट यानी कि धर्मगुरु या पादरी को यह इजाजत दे दी है कि वो समलैंगिक कपल्स या समलैंगिकों को आशीर्वाद दे सकेंगे। यह मंजूरी इसलिए अहम है क्योंकि महज 2 साल पहले वेटिकन सिटी में पोप के ऑफिस से जारी बयान में समलैंगिकों की शादी को पाप बताया गया था। बहरहाल दोस्तों, अब वेटिकन सिटी की तरफ से कहा गया है कि ईश्वर का आशीष और उनका प्रेम पाने का अधिकार सभी को है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे ठंडा शहर कौन सा है? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं भारत का सबसे ठंडा शहर कौन सा है, तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।